तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का कहने का मतलब है कि आज हम कोशिका चैप्टर को पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के। तो पार्ट 2 में हम पहुंच चुके हैं और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे आज हम? सेल थ्योरी पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे इसमें आज हम? कोशिका सिद्धांत, जिसको कहते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो आज हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत बेसिकली इसको जो दिया गया था वो एमजे स्लाइडेन और थियोडोर नामक दो वैज्ञानिक थे। एमजे स्लाइडेन, एमजे स्लाइडेन 1838 और एक वैज्ञानिक है हमारे थियोडोर फॉन 1839। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने इसमें 3 बातें बताई। हम इसको कंक्लूजन आपको 3 चीजों को बताते हैं। वैसे बहुत ढेर सारी बातें हैं इसमें, लेकिन 3 बात बताते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई है, यानी सभी क्रियात्मक चीजें आपकी किसमें संपन्न होती है? कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। कोशिका क्या है? हमारी एक रचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक एवं रचनात्मक या कह सकते हैं संरचनात्मक इकाई है। यानी हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? संरचना यानी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बनी हुई। इस प्रकार से क्या है? संरचनात्मक इकाई है। तो हमारा जो शरीर क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ये 2 पॉइंट इन्होंने बताया। अब यदि हम क्रियात्मक की बात करें तो क्रियात्मक में होता क्या कि हमारे बॉडी के जितने भी उपापचयी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो सब कोशिका लेवल पर होते हैं, कोशिका के स्तर पर होते हैं, इसलिए इसको यह कहा गया। जो इन्होंने, यानी इसको हम कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत में 3 पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 इन्होंने जो बताया कि जो कोशिका होती है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। पॉइंट नंबर 2 इन्होंने कहा कि जो कोशिका होती है ना, कोशिका शरीर की क्रियात्मक का मतलब फंक्शनल, क्रियात्मक इकाई है। तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट इन्होंने बताया, कई इस सिद्धांत ने इसको नहीं बता पाए, तो उन्होंने कहा कि ये बात उठी कि किस प्रकार से नई कोशिकाएं बनती हैं, यानी नई कोशिकाएं कैसे आती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो नई कोशिका होती है वो कैसे आती है। उन्होंने कहा कि अपनी पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं से मिलकर नई कोशिकाएं आती है, क्योंकि कोशिकाएं तो मरती रहती हैं। तो उन्होंने कि नई कोशिकाओं का उत्पादन कैसे हुआ, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसको हम कहते हैं, यानी जो नई कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप, कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है। उन्होंने अपने लैंग्वेज में इसको कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है कि जो नई कोशिका होती है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है। ये इन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। तो ये कोशिका सिद्धांत में 3 पॉइंट बने। तो क्लास 9 के इतने पॉइंट विषय में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, आगे देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से प्रोकैरियोटिक। तो हमने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, हमने संख्या के आधार पर कोशिका को अध्ययन कर लिया था। अब हम इसके स्ट्रक्चर के आधार पर अध्ययन करते हैं कि संरचना के आधार पर किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो संरचना के आधार पर देखेंगे, तो संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर कोशिका को हमने 2 भागों में बांटा था। एक हमने बांटा था प्रोकैरियोटिक, किसमें बांटा था?
प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हमने बांटा था यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में से हम पहला लेते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या है प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में एक एक पॉइंट करके जानेंगे। तो इसमें हम डालेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका यदि हम हिंदी मतलब करें तो होता है अकेंद्रीय, अकेंद्रीय कोशिका, अकेंद्रीय कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक का यदि इसका हम इंग्लिश को, ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है इसको हमें डिवाइड करें तो हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रो और एक कैरियन। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। क्या होता है प्रो मीन्स, क्या होता है प्रिमिटिव। और कैरियन मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। प्रो और कैरियन, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। और प्रिमिटिव का हिंदी जो अर्थ होता है वो आद्य होता है। आद्य मतलब पुराना, या इसको आप लिख सकते हैं झूठा या असत्य। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, ये तो आप जानते हैं। यानी जिस कोशिका का, और सेल तो सेल लिखा हुआ है, यानी जिस कोशिका का केंद्रक जो है आपका झूठा है, यानी वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं है। क्या नहीं है, वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं है। पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि सुकेंद्री यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस is not presented, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर प्रेजेंटेड है, मतलब इसमें कि इस पास सकेंद्रीय कोशिका नहीं है, इसके पास जो केंद्रक है ना वो विधिवत तरीके से व्यवस्थित नहीं है। दूसरा इसमें क्या होता है, तो ये आपने इसका जाना प्रोकैरियोटिक मतलब अकेंद्रीय, मतलब नहीं, केंद्रीय मतलब केंद्रक, और कोशिका मतलब कोशिका, यानी जिस कोशिका के पास केंद्रक नहीं हो क्या हमारी है अकेंद्रीय कोशिका है। इसमें अगला वो देखते हैं, अकेंद्रीय कोशिका में ये होता है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है अकेंद्रीय कोशिका में, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दूसरा चीज जो सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं होता है, जो मैंने बात ऊपर लिखी है, सुव्यवस्थित केंद्रक का अभाव, सुव्यवस्थित केंद्रक का अभाव। अगला पार्ट इसमें लिख सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया। इसमें क्या होता है, डीएनए, जो डीएनए और आरएनए होता है, जो हमारा मतलब गुणसूत्र होता है, जिसको कह सकते हैं न्यूक्लियर, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो होता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाया जाता है, मुक्त रूप से पाया जाता है। अब ये कैसे भाई, जब किसी कोशिका के साथ, मान लेते हैं ये आपकी कोशिका है, और यदि इस कोशिका के भीतर क्या है कि केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं है। अब जब केंद्रक बढ़िया से नहीं है तो चूंकि जितना भी डीएनए और आरएनए जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। अब जब केंद्रक इसके पास है ही नहीं व्यवस्थित तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। और दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, और प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जीव द्रव्य। अब यहां पर देखेंगे जब इसमें न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है और ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो क्या होगा, न्यूक्लियर जो मटेरियल होगा ये पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल कहां पर होगा, बाहर होगा, यानी कोशिका द्रव्य में होगा। कहां पर होगा, कोशिका द्रव्य में होगा। इसलिए डीएनए कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाया जाता है। दूसरा चीज है इसमें कि 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम, राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स है। क्या है, ऑर्गेनेल है जो कि कोशिका में पाया जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है।
क्या पाया जाता है, 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया। तो इसमें 2 3 4 पॉइंट हमने पढ़ा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास नहीं प्रेजेंटेड होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, सुव्यवस्थित केंद्र का अभाव होता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाया जाता है, 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। इसमें यानी दोहरी परत वाले अंगक मतलब कोशिका अंगक की अनुपस्थिति यानी दोहरी कोशिका वाले अंग की अनुपस्थिति। जैसे इसमें क्या जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, फिर इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरा परत है, CHONDRIA माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितने भी आपके मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ER। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक प्रकार के कोशिकांग ये नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो कोशिका का हमने प्रकार पढ़ा, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो नीले हरी शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, नीले हरे शैवाल। इसका एग्जाम्पल में क्या आता है, नीले हरे शैवाल। साइनोबैक्टीरिया, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। तो आपने प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा, तो अब इसको आप एक बार नोट करेंगे। नोट करने के बाद फिर हम यूकैरियोटिक पे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम फिर पढ़ते हैं दोबारा। प्रोकैरियोटिक कोशिका हमारा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल को थोड़ा हम करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हम यू और एक कैरियोन। कैरियोटिक मतलब कैरियोन। अब यू का जो मतलब होता है वो होता है ट्रू। क्या होता है, ट्रू। तो ट्रू तो हम जानते हैं, ट्रू फॉल्स। कैरियोन मतलब क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस। अब ट्रू मतलब होता है सत्य। क्या होता है इसका अर्थ, सत्य, या सत्य मतलब सही प्रकार से जो पाया जाए, वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, केंद्रक। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, केंद्रक। तो इसका मतलब हुआ सत्य केंद्रक, या इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, सकेंद्री। क्या कह सकते हैं हिंदी में, सकेंद्री कोशिका। सकेंद्री कोशिका। अब इसमें क्या क्या होता है, यानी जिसके पास केंद्र क्या हो, वेल डिफाइंड तरीके से पाया जाए। मान लेते कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, और इस कोशिका में जो केंद्रक है ना वो अच्छे तरीके से पाया जा रहा है, तो उसको कहते हैं सकेंद्रीय कोशिका। यानी इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो इसका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब होता है केंद्रक द्रव्य। क्या होता है, केंद्रक द्रव्य। और इसका मतलब होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। जो दोनों है ना वो दोनों क्या है, अलग अलग है। यानी केंद्रक द्रव्य भी अलग है, ये आपका केंद्रक द्रव्य हो गया, और कोशिका द्रव्य ये हो गया। दोनों क्या है, अलग है। किसके द्वारा, केंद्रक झिल्ली के द्वारा। तो इसमें क्या क्या होता है, तो पहली बात तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। पहला पॉइंट नंबर 1 है कि यानी ये सकेंद्रीय होता है, यानी इसके पास केंद्रक पाया जाता है। तो सकेंद्रीय कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। दूसरी बात क्या है, अब सकेंद्रीय कोशिका में केंद्रक पाया जा रहा है, तो इसके बाद क्या होगा इसमें कि यानी इसके जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, यानी इसका साइटोप्लाज्म, सब कुछ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें जो डीएनए और आरएनए होते हैं, यानी डीएनए केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होते हैं। डीएनए केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, क्योंकि इसके पास केंद्रक है, केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है।
इसमें जितने दोहरे अंगक होते हैं, दोहरे अंग मतलब आपने उसमें पढ़ा है कि आपको जो जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी ईआर अंतर्द्रव्यी जालिका जो उसमें नहीं पाई जाती तो इसमें क्या होगा, पाई जाएगी। यानी दोहरे परत वाले, डबल मेम्ब्रेन, दोहरी परत वाले अंगक, वाले कोशिका अंगक, वाले कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपका आ जाता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर आपका क्या आ जाएगा, यदि क्या है आपका पौधे हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें जो आपका अगला पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 70 और 80s दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, इसमें पढ़ेंगे कि राइबोसोम क्या होते हैं। तो इसमें दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70s और 80s, दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, नीले हरे बैक्टीरिया को छोड़कर, नीले हरे बैक्टीरिया को छोड़कर, यानी सभी जीव जंतु, सभी उच्च वर्गीय सभी जीव जंतु पादप में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यानी हम में, आप में, पौधों में, सब में क्या पाई जाती है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सभी में क्या पाई जाती है, ये यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो आपने इसको डिफरेंस प्रकार से पढ़ लिया होगा, पूरी चीज आपने इसमें जाना है। तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि उसमें डबल दोहरे परत वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और उसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। डीएनए केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, जबकि वो किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दोहरी परत वाले कोशिका में पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया सब पाए जाते हैं। 70s 80s दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये हमारा इसमें ना यूकैरियोटिक मतलब ट्री, ये आप इसको याद रखेंगे आसान प्रकार से। तो इसको आपने देखा और फिर पढ़ते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।